आगे देखो भाई, आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। देखो, हमने ये कह दिया कि ऐसी सर्किट है जिसके पास केवल और केवल क्या है, आपके पास कैपेसिटर है। अनुमान लिया कि ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो C के बराबर है। इट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। और जो बच्चों हमने बताया कि AC सोर्स था वो हमारे पास किसके बराबर था कि भाई AC सोर्स इज गिवन एज E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी के बराबर है। हमने कह दिया कि ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है। इसको हमने क्या किया कि कनेक्ट कर दिया किसी एक AC सोर्स के साथ जिसके EMF है E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी के बराबर है। जैसे यहाँ से हमारे पास करंट पास करेगा तो मान लिया कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसके पास प्लस क्या चार्ज आ गया, इसके पास क्या आ गया, माइनस क्या चार्ज आ गया, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास ये AC प्रोड्यूस करेगी। नव देखो, जो हमारे पास इसके पास पोटेंशियल आएगा वो आएगा क्या, वो कौन सी के बराबर आएगा। आगे देखो बच्चों, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस प्रोड्यूस किया वो किसने प्रोड्यूस किया, इस AC ने प्रोड्यूस किया है। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि V इज इक्वल टू E के बराबर आएगा। हैंस Q अपॉन C इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। और भाई मैं यहाँ से कह दे Q इज इक्वल टू C E नोट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर आएगा। यही आएगा। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बच्चों जब हमारे पास चार्ज दे रखा है तो हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड करंट इज गिवन एज I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। और बच्चों यही आएगा d अपॉन dt ऑफ C E नोट साइन ओमेगा टी। यही आया। C नोट को बाहर कर दो, I इज इक्वल टू C E नोट d बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर होगा। और भाई आप बताओ साइन ओमेगा टी इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ओमेगा कोस ओमेगा टी के बराबर होगा। यहाँ से कह दिया कि I इज इक्वल टू C E नोट ओमेगा इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी के बराबर हो गया। और मैं इसको लिख दूँ I इज इक्वल टू किसके बराबर आया, E नोट इंटू C ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी। और I इज इक्वल टू E नोट अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा। लिख सकता हूँ मैं इसको, C ओमेगा था, इसको मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन C ओमेगा कोस ओमेगा टी के बराबर होगा। ये होगा। बच्चों देखो, इसको आप XC लिख दो एंड XC इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Therefore I is equal to E नोट अपॉन XC इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी के बराबर आ गया। जहाँ हमने XC बताया वो बताया 1 अपॉन C ओमेगा। दिस इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हमने नाम दे दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दे दिया। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये क्या है, ये हम कहेंगे कि भाई इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर व्हेन AC इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जब सर्किट से हमारे पास AC है वो पास की गई तो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया, जो फ्लो का अपोज किया, किसने फ्लो का अपोज किया भाई, किसने अपोज किया, कैपेसिटर ने। कैपेसिटर ने जब अपोज किया देन दैट इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये तो हमने यहीं पे लिख दिया XC इज इक्वल टू 1 अपॉन C ओमेगा। बच्चों ये आया I इज इक्वल टू I नोट E नोट अपॉन XC इज नोन एज I नोट इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी।
बट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो ईएमएफ था वो साइन में था, लेकिन जो करंट आया वो किस में आ गया, कोस में आ गया। इसका मतलब ईएमएफ और करंट दोनों के दोनों हमारे पास क्या है कि आउट ऑफ फेज है, और आउट ऑफ फेज है तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ कि हमने ये पढ़ रखा है कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोस थीटा के बराबर होगा। या हमने क्या किया कि साइन 90 प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी के बराबर आ गया। ये है कोस ओमेगा टी की जगह ये पुट कर दिया, देन वी गेट आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। देखो 1 और 3 से ये साइन में था और ये भी किस में है, साइन में। बट यहाँ देखो यह एंगल कितना है, ओमेगा टी, और इसका एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ करंट है वो आगे है, करंट लीड्स वोल्टेज बाई 90 डिग्री। करंट है वो हमारे पास आगे होगा और वोल्टेज कहाँ रहेगी, पीछे रहेगी, और इनके बीच का जो फेज एंगल रहेगा वो हमारे पास किसके बराबर आया बेटा, पाई बाई 2 के बराबर आ गया। ठीक है, जो फेज एंगल है वो पाई बाई 2 के बराबर है। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहूँ तो एक बार वैसे देखो रफली, ये मैंने कह दिया कि भाई हमारे पास वोल्टेज है, इधर हमारे पास क्या होगा भाई, करंट होगा। करंट और वोल्टेज इनके बीच का एंगल है वो हमारे पास क्या रहेगा, 90 डिग्री के बराबर रहेगा। करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है, कितने फेज एंगल से, 90 डिग्री से। सही है, सही है। आगे देखो, अगर फेजर डायग्राम बनाते हैं तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये टी, ये हमने कह दिया कि ई एंड आई ये होगा। अब देखो वोल्टेज पीछे है तो ये तो मैंने कह दिया ई, और करंट आगे है, करंट आगे बता दिया। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का, ये तो आई नोट हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, ई नोट हो गया। और ये जो एंगल होगा दिस इज ओमेगा टी, दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अगर मैं इनकी वेरिएशन बताऊं करंट और वोल्टेज की, किसके साथ, टाइम के साथ, और जैसे हम करंट और वोल्टेज की टाइम के साथ वेरिएशन बताएंगे तो ये तो हमने कह दिया कि टाइम, ये इस साइड में हमने कह दिया कि आई एंड ई ये होगा। पहले तो ये मक के बना दो, ये तो वोल्टेज की हो गई भी। अब देखो करंट आगे है, इसका मतलब वोल्टेज जब हमारे पास कितनी है, 0 है, तब करंट मैक्सिमम होगा। वोल्टेज यहाँ पे 0 है तो ये मैंने कह दिया कि करंट मैक्सिमम। और जब हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम हो गई, करंट 0, वोल्टेज 0, करंट मैक्सिमम, एंड सो ऑन। बोलो ये इस टाइप का ग्राफ होगा या नहीं। इसको तो हमने कह दिया कि ये तो ग्राफ हो गया आपके पास करंट के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया भाई, आपके पास ईएमएफ के लिए हो गया। ये तो हमारे पास वो सर्किट था जिसके पास केवल और केवल कैपेसिटर था। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास जो आता है वो हमारे पास हम स्टडी करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। देखो जैसे हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है तो यह है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस ऑफर किया कैपेसिटर ने, उसी को हमने किसका नाम दे दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दे दिया। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। इसको हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, और किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स सी से रिप्रेजेंट कर दिया, यही किया। आगे हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो एक्स सी था
वो किसके बराबर था, 1/c ओमेगा के बराबर था। और जब ये रेजिस्टेंस है तो इसकी भी जो यूनिट होंगी वो बच्चों हमारे पास किसके बराबर होगी, ओम के बराबर होगी। आगे देखो हमने पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू न्यू। मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 न्यू इंटू सी के बराबर होगा। एंड एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, बोलो सही है। एक्स सी है वो न्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की और रिएक्टेंस की वेरिएशन आएगी तो बोलो हमारे पास ये वाली वेरिएशन आएगी या नहीं, ये वाली वेरिएशन आएगी। उसके बाद देखो आगे हमने क्या बताया कि अगर मैं बात करता हूँ डीसी की, डीसी के लिए न्यू इक्वल टू 0 होगा। और जब न्यू 0 होगा एक्स सी किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। न्यू 0 है और एक्स सी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ आपको कि हमारे पास कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक कर देगा एंड इट ओनली अलाउ टू पास एसी। अगर हम एसी की बात करते हैं, एसी के लिए हमने बताया न्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और जो न्यू 0 के बराबर नहीं है देन वी गेट एक्स सी है उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, फाइनाइट वैल्यू होगी। और जब इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी देयरफॉर ये एसी को तो इजीली पास करता है बट डीसी को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी से रिलेटेड है कि एवरेज पावर। आगे क्या आता है हमारे पास, एवरेज पावर एसोसिएटेड टू ए सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली और एवरेज पावर विद कैपेसिटिव सर्किट। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज पावर टू कैपेसिटिव सर्किट। कोई कैपेसिटिव सर्किट है उसकी हमारे पास एवरेज पावर। बच्चों हमने ये पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ी थी और जो इंस्टेंटेनियस पावर है इट इज गिवन एज P इज इक्वल टू E इंटू आई। ई है वो हमने देखा कि भाई ये हमने यूज किया था E नोट साइन ओमेगा टी। और जो कैपेसिटिव सर्किट आया था इसमें आई की वैल्यू आई थी आई नोट कोस ओमेगा टी के बराबर आई थी, ये वैल्यू आई थी। P इज इक्वल टू E नोट आई नोट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी के बराबर आया, यही है। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। बोलो कोई फर्क पड़ा हो तो, कोई अब फर्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ से कह सकता हूँ P इज इक्वल टू E नोट इंटू आई नोट अपॉन 2। और इसको बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ कि साइन ऑफ 2 ओमेगा टी के बराबर आ गया। दिस इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। क्या चाहिए मेरे को, एवरेज पावर। एवरेज पावर और खुपचा P इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ E नोट आई नोट अपॉन 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। और बच्चों यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि एवरेज पावर इज इक्वल टू E नोट आई नोट अपॉन 2 एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, यही आई थी। और हमने पीछे बताया शुरू में कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी या एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी है वो किसके बराबर होगी आपके पास, 0 के बराबर होगी। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एवरेज पावर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। दैट इज हमने कह दिया कि चाहिए हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट हो और चाहिए हमारे पास इंडक्टिव सर्किट हो, दे डज नॉट कंज्यूम्स एनी पावर।
ये हमारे पास कोई भी पावर है वो कंज्यूम नहीं करेंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज पावर टू ए कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, आगे देखो। आगे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमने कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी एक इंडक्टर है। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 5 ओम के बराबर बताया है। इट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, और जो एसी सोर्स बताया है उसका ईएमएफ बता दिया इसने ई नोट साइन ऑफ, ई नोट की जगह हमने ले लिया 150 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री के बराबर है। तब ये कहता है कि हमें इंस्टेंटेनियस करंट बताना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है। और जब ये हमारे पास इंडक्टिव सर्किट है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों इसका आई नोट। भाई इससे हमने कैलकुलेट किया, ई नोट है वो 150 के बराबर है। ठीक है, आई नोट चाहिए, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एक्सएल, यही आएगा। ई नोट की वैल्यू देखो 150 अपॉन 5 इज इक्वल टू 30 एम्पियर के बराबर आ गए। उसके बाद हमने कह दिया कि जब ये इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में करंट आगे होता है और वोल्टेज कहाँ होती है, सॉरी वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है। और इनके बीच का फेज एंगल कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तब मैं इंस्टेंटेनियस करंट की अगर इक्वेशन लिखता हूँ तो ये आया था आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बोलो ये आया था या नहीं। और यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना है, ओमेगा टी प्लस 30। देन वी कैन से दैट आई इज इक्वल टू 30 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 माइनस 90 डिग्री। और बच्चों हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आ गई 30 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री के बराबर होगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू दिस इंडक्टिव सर्किट। इस इंडक्टिव सर्किट से जो इंस्टेंटेनियस करंट आया वो इसके बराबर आया। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि इस इंडक्टर की जगह मैं ये कह देता कि ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये भी हमने मान लिया कि भाई 5 ओम के बराबर है। और इसको हमने इस एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ है वो हमारे पास गिवन है, ई इज इक्वल टू 150 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, देन कैलकुलेट, देन राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन राइट डाउन करनी है। बच्चों यहाँ से भी आप कह सकते हो ना कि ई नोट हमारे पास किसके बराबर है, 150 के बराबर है। आई नोट चाहिए, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एक्स सी, यही आएगा। और ई नोट की वैल्यू 150 अपॉन 5 इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आई और किसके बराबर आ गई आपके पास, 30 ओम के बराबर आ गई। अब हमने देखा कि जब कैपेसिटिव सर्किट होता है तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए करंट हमारे पास कहाँ होता है बच्चों, आगे होता है, वोल्टेज पीछे। और इनके बीच का फेज एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन हम कह सकते हैं कि आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे आप देखो ये वाला एंगल कितना दे रखा है, ओमेगा टी प्लस 30। देन वी गेट आई इज इक्वल टू आई नोट, आई नोट है मेरे पास 30 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 90। और 30 प्लस 90 120। आई की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई,
30 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री के बराबर होगी। ये हमारे पास इक्वेशन किसकी आ गई बच्चों? इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक रजिस्टर के ऊपर देखो आप क्वेश्चन, ये कह दिया कि कोई भी एक लाइट बल्ब है और लाइट बल्ब है उसकी पावर इसने कह दी कि 100 वाट के बराबर है। इट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड आरएमएस करंट। एक लाइट बल्ब बताया, उसकी पावर है वो 100 वाट के बराबर बताई है। उसको हमने कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट एसी सोर्स के साथ। बच्चों जब इसको 220 वोल्ट एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी? आपके पास आरएमएस वैल्यू होगी। दिस इज द आरएमएस वैल्यू। अब यहाँ से पावर चाहिए, पावर चाहिए तो हमने ये पढ़ा था P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर के बराबर होता है। पावर गिवन है, आर चाहिए, या तो पहले आई कैलकुलेट कर लो। आई कैलकुलेट कर नहीं सकते। दूसरा हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि दिस इज आल्सो इक्वल टू ई स्क्वेयर अपॉन आर। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ P इज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वेयर अपॉन रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास आ गया ई आर एम एस का स्क्वेयर अपॉन पावर के बराबर आएगा। ई आर एम एस कितना है? 220 इंटू 220 अपॉन 100, 10 से 10, 10 से 10, और बोलो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास लाइट बल्ब का कितना आ गया? 484 ओहम के बराबर आ गया। यही है। आगे देखो, ये तो हमारे पास है, इसका रेजिस्टेंस आया है। दूसरा क्या कहता है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, और जब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए तब मैं क्या कह सकता हूँ? आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन रजिस्टेंस के बराबर आएगा। और यहाँ देखो भाई, ई आर एम एस 220 अपॉन 484, 10 अपॉन 22, 5, 11। देयरफॉर वी गेट आरएमएस करंट की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ गई बच्चों? 5 अपॉन 11 एम्पियर के बराबर आ गई। बोलो यही वैल्यू आई। ये तो वैल्यू किसकी आई? आपके पास आरएमएस वैल्यू आई है करंट की। आगे देखो, कई बार हमारे पास बच्चों ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल। कोई भी एक एसी सोर्स है, उसका ईएमएफ है वो मान लिया कि हमारे पास ये दे दिया 280 साइन ऑफ 314 टी के बराबर दे दिया। कोई एक एसी सोर्स है, उसका ईएमएफ इज गिवन एज 280 साइन ऑफ 314 T is connected to a resistor of 50 ohm। देन ये कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। एक तो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी, और दूसरा ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है आरएमएस करंट। जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो ना तो आप इसको कंपेयर कर दो इक्वेशन से। और हमने ये पढ़ी थी कि ईएमएफ इज गिवन एज ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। भाई आप इसको कंपेयर करो, ई नोट है वो किसके बराबर आ गया? 280 के बराबर हो गया। ई नोट इज इक्वल टू 280। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 314। यही हुई। हमने क्या पढ़ा है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू चाहिए मेरे को, न्यू चाहिए तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा है 314 अपॉन 2 इंटू 3.14। पॉइंट हटा दिया तो कितना आ गया? 100।
314 से 314 कैंसिल आउट हो गया, और ये हमने कह दिया कि जो फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी वो किसके बराबर आई कि भाई 50 हर्ट्ज के बराबर आ गई। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, RMS। बच्चों ई नोट हमारे पास दे रखा है, देन वी गेट आई नोट। आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर, यही आएगा। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ई नोट की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 280 अपॉन आर, इसने बताया 50, 28 अपॉन 5 एम्पियर के बराबर आ गया। क्या चाहिए मेरे को, RMS करंट। RMS में और पीक वैल्यू में हमारे पास जो रिलेशन था वो रिलेशन आया था IRMS इज इक्वल टू किसके बराबर आया था, आई नोट अपॉन √2, यही आया था। और मैं ये कहता हूँ कि आई नोट की वैल्यू 28 अपॉन 5 √2 एंड 28 अपॉन 5 √2 की वैल्यू 1.414, 1.4 ले ली, ऊपर चला गया 10, 4 3 2 जा और 5 2 जा, दैट इज हमने कह दिया कि RMS करंट आया वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 4 एम्पियर के बराबर आ गया। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी आई वो किसके बराबर आ गया, आपके पास 50 हर्ट्ज के बराबर आ गया। ठीक है।